हेलो बच्चों, इस चैप्टर में से ये आपका यूटी में चैप्टर आ रहा है। तो इसमें पहले आपने संघवाद का मीनिंग पढ़ना है। संघवाद क्या होता है? तो संघवाद में इसमें बता रखा है, संघीय शासन व्यवस्था के सर्वोच्च सत्ता। तो संघीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकार और उसकी विभिन्न आनुषंगिक इकाइयों के बीच बट जाती है। ये वाला मतलब संघीय व्यवस्था, जहाँ आप कह सकते हो उच्चतर सरकारों से निम्नतर सरकारों के बीच में शक्तियों के बंटवारे को भी संघीय व्यवस्था कहते हैं। ये चीज कर लेना आप लोग। केंद्रीय सरकारी, केंद्रीय प्राधिकार केंद्रीय सरकारी है और उसकी विभिन्न राज्य, वो लगा लो प्रांतीय राज्य इकाइयों के बीच में जो सर्वोच्च सत्ता होती है वो बट जाती है। जहाँ कह सकते हो उच्चतर सरकारों से निम्नतर सरकारों के बीच में सर्वोच्च सत्ता बट जाती है। आमतौर पर संघीय व्यवस्था में दो स्तर पर सरकारें होती है। आमतौर पर दो स्तर की सरकारें होती हैं। इसमें एक सरकार पूरे देश के लिए होती है, जिसके जिम्मे राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं। मतलब जो केंद्रीय सरकार होती है वो पूरे देश की सरकार, जिसकी जिम्मेवारी राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं। और फिर राज्य या प्रांतों के स्तर की सरकारें होती है। मतलब आमतौर पर दो ही तरीके की सरकार, केंद्रीय सरकार जिसके ऊपर सारे देश की वो होती है जिम्मेवारी, और दूसरी होती है प्रांतीय सरकारें होती है जो शासन के दिन कामकाज को देखती हैं, जो रोज दैनिक कामकाज को राज्य के कामकाज को देखती हैं। सत्ता के इन दोनों स्तरों की सरकारें अपने अपने स्तर पर स्वतंत्र होकर काम करती हैं। मतलब आमतौर पर दो ही होती है, केंद्र और राज्य सरकारें। और जो केंद्रीय सरकार होती है पूरे देश का देखती है, और राज्य सरकारें दैनिक मतलब जो कामकाज होते हैं अपने राज्य के वो देखती हैं। और ये दोनों सरकारें अपने अपने कार्य क्षेत्र में स्वतंत्र होती हैं। और एक आगे आपको पढ़ना एकात्मक संघीय शासन व्यवस्था। इस अर्थ में संघीय शासन व्यवस्था एकात्मक शासन प्रणाली को उल्टा। तो मैंने पहले भी बताया कि एकात्मक जो व्यवस्था में शासन का एक ही स्तर होता है और बाकी इकाइयां इसके अधीन होकर काम करती हैं। इसमें केंद्र सरकार प्रांतीय या स्थानीय सरकारों को आदेश दे सकती है। ये आपका मैंने पहले भी बताया, पहली वीडियो में भी। ये आपका एकात्मक शासन प्रणाली का मीनिंग है। पर संघीय व्यवस्था, अब आ गया संघीय का, पर संघीय व्यवस्था में अगर वो आ जाए तो ये वाला एकात्मक शासन। और जो संघीय केंद्रीय सरकार, संघीय व्यवस्था में केंद्रीय सरकार राज्य सरकार को कुछ खास आदेश भी नहीं दे सकती, उसमें एकात्मक में दे सकती है। संघीय में नहीं, मतलब कि संघीय शासन व्यवस्था में केंद्रीय सरकार राज्य सरकारों को कोई आदेश नहीं दे सकती, लेकिन संघीय जो कि एकात्मक शासन प्रणाली है उसमें दे सकती है। ये चीज आपको पढ़नी है। और राज्य सरकारों के पास अपनी शक्तियां होती हैं संघीय व्यवस्था में, लेकिन उसमें होती हैं, लेकिन वो शक्तियां किसने दी होती है एकात्मक में? राज्य सरकारों के पास शक्तियां तो होती हैं, लेकिन उसको शक्तियां केंद्र ने दी होती है। और इसके लिए ये मतलब संघीय व्यवस्था में तो राज्य सरकारें केंद्रीय सरकार को जवाबदेह नहीं होती, लेकिन एकात्मक शासन प्रणाली में जो राज्य सरकारें होती हैं केंद्रीय सरकार को जवाबदेह होती हैं। ये दोनों ही सरकारें अपने अपने स्तर पर लोगों को जवाबदेह। और संघीय शासन व्यवस्था में जो राज्य सरकारें होती हैं वो केंद्र सरकार को तो जवाबदेह नहीं होती, लेकिन ये केंद्र संघीय शासन व्यवस्था में केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारें वो लोगों को जवाबदेह होती हैं। और इसमें आपने संघीय व्यवस्था की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं पर मैंने पढ़ाया था ये पहले। और जो संघीय शासन व्यवस्था की मेन विशेषताएं हैं जो 7 के, जहाँ पर सरकार 2 या अधिक स्तरों वाली होती है, और वे दोनों स्तरों की जो सरकारें होती हैं वो एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं मेन। और पर कानून बनाने, कर वसूलने पर शासन का उनका अपना अधिकार क्षेत्र होता है। और राज्य और केंद्र सरकार का कानून बनाने, कर वसूलने और प्रशासन का उनका अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है। और विभिन्न स्तरों की सरकार जो होती हैं, दोनों स्तर की जो सरकार होती हैं उनके जो अधिकार होते हैं, विभिन्न स्तरों की जो सरकारों के अधिकार होते हैं वो संविधान में लिखे हुए होते हैं।
इसलिए संविधान सरकार के हर स्तर के अस्तित्व और जो संविधान होता है सरकार के हर स्तर के अस्तित्व और प्राधिकार यानी कि उसके अस्तित्व और अधिकारों की गारंटी और सुरक्षा संविधान देता है। संविधान में ही दोनों स्तरों की सरकारों के अधिकार लिखे होते हैं और संविधान ही दोनों स्तर की सरकारों के अस्तित्व और प्राधिकार की गारंटी और सुरक्षा देता है। संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी एक स्तर की सरकार के लिए, क्योंकि संविधान ही इनका अस्तित्व और अधिकारों की गारंटी और सुरक्षा देता है, इसलिए संविधान के अंदर जो बदलाव किए जाने हैं वो अकेले कोई भी सरकार नहीं कर सकती। ऐसे बदलाव दोनों स्तर की सरकारों की सहमति से हो सकते हैं और अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार है। अदालत संविधान की भी व्याख्या कर सकती है और सरकार दोनों स्तर की सरकारों के अधिकारों की भी व्याख्या कर सकती है। विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच अधिकारों के विवाद की स्थिति में अगर दोनों स्तर की सरकारों के बीच में कोई विवाद हो जाए तो जो सर्वोच्च न्यायालय होता है वो अपनी निर्णायक यानी कि वो निर्णय करता है, निर्णायक भूमिका निभाता है। छठा है वित्तीय स्वायत्तता निश्चित करने के लिए विभिन्न स्तर की सरकारों के लिए दोनों मतलब अपने जो उनका आमदनी होती है उसके लिए मतलब वो निर्भर हो, दोनों सरकारों के पास अपनी आमदनी के स्रोत होने चाहिए ताकि वो अपने एरिए में जो कार्य करती हैं उसके लिए उनके पास पर्याप्त पैसा आता रहे। उससे के लिए दोनों सरकारों को राजस्व इकट्ठा करने के अपने अपने स्रोत है, ये दोनों के अपने अपने स्रोत है जिससे ये राजस्व इकट्ठा कर सकती हैं और आमदनी जुटा सकती हैं अपनी। और जो संघीय शासन व्यवस्था का दोहरा उद्देश्य होता है, संघीय शासन व्यवस्था का दोहरा उद्देश्य होता है शासन देश की एकता की सुरक्षा करना और उसे बढ़ावा देना और इसके साथ ही जो क्षेत्रीय विविधताएं होती हैं उनका पूरा सम्मान करना। इस कारण क्या होता है ये सात वो होगी विशेषताएं, सातों विशेषताएं अपने ढंग से करनी है, पूरा सम्मान करना। इस कारण संघीय व्यवस्था के गठन और कामकाज के लिए दो चीजें सबसे महत्वपूर्ण है। विभिन्न स्तरों की सरकारों के बीच सत्ता के बंटवारे के नियम पर सहमति होना। अगर हमने संघीय व्यवस्था का गठन करना है और कामकाज के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि इन दोनों स्तरों की सरकारों के बीच में सत्ता के बंटवारे के जो नियम होते हैं उन पे ये दोनों सहमत हो और एक दूसरे दोनों स्तर की सरकारों को एक दूसरे पर भरोसा। अगर हम मतलब कि संघवाद जो संघीय व्यवस्था गठन करना चाहते हैं तो ये अच्छा कामकाज करे, इसके लिए दोनों स्तर की जो दो चीजें महत्वपूर्ण है। दोनों स्तर की जो सरकारों के बीच में सत्ता के बंटवारे के नियम है वो दोनों स्तर की सरकारें उनके लिए सहमत हो और एक दूसरे पर भरोसा होना चाहिए, वे अपने अपने अधिकार क्षेत्रों को माने। और आदर्श संघीय व्यवस्था में दोनों पक्ष होते हैं, आपसी भरोसा और साथ रहने की सहमति, यानी कि दोनों सरकारों में आपसी भरोसा भी होता है और आपसी सहमति भी होती है। और वैसे तो होती है दो स्तर की सरकारें, केंद्रीय और राज्य सरकारें, लेकिन हमारे इंडिया के अंदर एक तीसरे स्तर की भी सरकार जोड़ी गई है, वो है स्थानीय शासन व्यवस्था। एक ये चीज है जो बच्चे बुक में से आप लोग पढ़ ही नहीं रहे हो, केंद्र और विभिन्न राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा हर संघीय सरकार में मतलब हर देश के अंदर जो संघीय सरकार होती है, केंद्र और जो राज्य होते हैं विभिन्न राज्यों के बीच में जो सत्ता का बंटवारा होता है वो अलग अलग तरीके से होता है। ये चीज इम्पोर्टेंट है, इसका आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट तो ऊपर जो पढ़ा वो भी है, लेकिन ये इसको आपने इसकी तरफ कोई भी बच्चा ध्यान नहीं देता तो प्लीज इसकी तरफ ध्यान दो, इम्पोर्टेंट है ये। यह बात इस चीज पर निर्भर करती है कि संघ की स्थापना किन ऐतिहासिक हर देश के अंदर संघीय व्यवस्था स्थापित की जाती है। वो जब संघीय व्यवस्था स्थापित हुई थी वहां पे जो ऐतिहासिक संदर्भ कैसे थे, मतलब वहाँ की जिस जगह किसी भी देश के अंदर जब संघीय व्यवस्था स्थापित की जाती है उसकी जो ऐतिहासिक हालात थे वो कैसे थे,
उसके ऊपर निर्भर करता है। संघ की स्थापना किन ऐतिहासिक संदर्भों में किसी देश में हुई है, उस पर जो केंद्र और विभिन्न राज्य या सरकारों के बीच में जो सत्ता का बंटवारा होता है उस पर निर्भर करता है। केंद्र और विभिन्न राज्य सरकारों के बीच सत्ता का जो बंटवारा होता है संघीय सरकार में, वो किसी देश के अंदर जब संघ की स्थापना की जाती है, वहाँ ऐतिहासिक संदर्भ क्या था उसके ऊपर निर्भर करता है। संघीय शासन व्यवस्थाएं आमतौर पर दो, ये वाला चीज, जो संघीय व्यवस्थाएं होती हैं दो तरीके से गठित होती हैं। संघीय शासन व्यवस्था, ये मेन चीज है, ये वाला पॉइंट हेडिंग लगा लो इसका, कि संघीय शासन व्यवस्थाएं आमतौर पर दो तरीके से गठित होती है। पहला तरीका है, ये पहला तरीका, ये वाला चीज प्लीज इसको बार बार पढ़ो। इस पे संघीय शासन व्यवस्थाएं आमतौर पर दो तरीके से गठित होती हैं। संघीय जो शासन व्यवस्थाएं होती हैं वो गठित कैसे होती हैं? पहला तरीका है, पहला तरीका क्या है ये पढ़ो ढंग से। पहला तरीका है दो या अधिक स्वतंत्र राष्ट्रों को साथ लाकर एक बड़ी इकाई गठित करने का। मतलब जब दो या दो से अधिक जो देश स्वतंत्र होते हैं वो मिलकर एक बड़ा देश बना लेते हैं, तो अपनी अलग अलग पहचान को बनाए भी रखते हैं और अपनी संप्रभुता को साथ ले आते हैं। दो तीन देश जो स्वतंत्र होते हैं लेकिन छोटे होने के कारण वो अपनी सुरक्षा बढ़ाने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं, तो वो संप्रभुता को जो साथ ले आते हैं, अपनी पहचान को अलग। संप्रभुता जो दो से ज्यादा जो देश है वो स्वतंत्र एक साथ देश बनाते हैं, तो संप्रभुता को साथ ले आते हैं, अपनी जो अलग अलग पहचान को बनाए रखते हैं, अपनी सुरक्षा तथा खुशहाली बनाने का रास्ता अख्तियार करते हैं। पहला रास्ता क्या है ये याद करना है। संघीय शासन व्यवस्थाएं को गठित करने के दो तरीके। संघीय शासन व्यवस्थाओं को गठित करने के दो तरीके। पहला तरीका है दो या अधिक स्वतंत्र राष्ट्रों को साथ लाकर एक बड़ी इकाई गठित करना। पहला तरीका दो या अधिक स्वतंत्र राष्ट्र मतलब स्वतंत्र देशों को एक साथ लाकर बड़ी इकाई गठित करने का है। इसमें दोनों स्वतंत्र राष्ट्र अपनी संप्रभुता को साथ करते हैं, अपनी अलग अलग पहचान को भी बनाए रखते हैं और अपनी सुरक्षा तथा खुशहाली बढ़ाने का रास्ता अख्तियार करते हैं। जो ऐसे देश होते हैं जब दो या दो से ज्यादा देश जो स्वतंत्र होते हैं साथ आकर संघ बनाने का उदाहरण क्या है? जो देश छोटे छोटे देशों से मिलकर जो देश बना है उसके उदाहरण है संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया। ये छोटे छोटे स्वतंत्र राष्ट्रों से मिलकर बने हुए देश हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया वगैरह। इस तरह की संघीय व्यवस्था वाले मुल्कों में आमतौर पर प्रांतों को समान अधिकार होता है और केंद्र के वर्कर्स ज्यादा, मतलब जो वो दो या दो से अधिक स्वतंत्र राष्ट्र मिलके देश बनाते हैं तो उसमें जो प्रांत होते हैं वो तो ऐसे मुल्कों में क्या होता है, प्रांतों को तो समान अधिकार होते हैं। जहाँ पर दो या दो से अधिक राष्ट्र मिलकर एक देश बनाते हैं तो वहाँ प्रांतों को तो समान अधिकार होता है और वे केंद्र के मुकाबले ज्यादा ताकतवर होते हैं। और जो छोटे छोटे स्वतंत्र राष्ट्रों से मिलकर देश बने वो संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रेलिया है। संघीय शासन व्यवस्था के गठन का दूसरा तरीका है बड़े देश द्वारा अपनी आंतरिक विविधता को ध्यान में रखते हुए एक जैसे संघीय शासन व्यवस्था के गठन का दूसरा तरीका। संघीय शासन व्यवस्था के गठन का दूसरा तरीका क्या है? जब कोई बड़ा देश होता है, जैसे भारत बहुत बड़ा देश है, क्योंकि देखो अब नेपाल, भूटान और श्रीलंका छोटे छोटे देश हैं जो भारत के एक राज्य से भी छोटे हैं। तो बड़े देश अपनी आंतरिक विविधता, वो बड़े देश जिसके अंदर अलग अलग धर्मों जातियों के लोग पाए जाते हैं, ध्यान में रखते हुए राज्यों का गठन करना और फिर राज्य और राष्ट्रीय सरकार के बीच में सत्ता का बंटवारा करना। बड़े देश द्वारा अपनी आंतरिक विविधता को ध्यान में रखते हुए राज्यों का गठन करना और फिर राज्य और राष्ट्रीय सरकार के बीच में, पहला तो अपने राज्य बनाना, देश के अंदर उनके कोई बड़ा देश उसके अंदर ज्यादा विविधता को ध्यान में रखते हुए राज्यों का गठन करना। फिर राज्य का जब गठन हो जाता है राज्य और राष्ट्रीय सरकारों के बीच में फिर किसी बड़े देश के अंदर सत्ता का बंटवारा कर दिया जाता है। इसके उदाहरण है भारत में भी बड़ा देश है, इसमें अंदर विविधता पाई जाती है और फिर भारत ने अपनी विविधता को
के आधार पर राज्य बनाए और फिर राज्य और केंद्र सरकार में सत्ता को बढ़ाए। ऐसा ही बेल्जियम है, बेल्जियम के बारे में आप पढ़ चुके हो। स्पेन भी ऐसी उदाहरण है, ये याद कर लेना। वो बड़े देश हैं जिनके अंदर विविधता थी और इन्होंने फिर अपने देश के अंदर राज्य बनाकर केंद्रीय और राज्य सरकारों के बीच में सत्ता का बंटवारा किया। इसके उदाहरण है इस दूसरी श्रेणी वाली व्यवस्था में राज्यों के वर्कस केंद्र, जो बड़े देश होते हैं, एक बड़ा देश जो राज्य बनाता है अपने देश की विविधता के अंदरूनी विविधता को देखकर, वहां पर केंद्र ज्यादा ताकतवर होता है राज्यों के मुकाबले, या बरकस केंद्र ज्यादा ताकतवर होता है। अक्सर इस व्यवस्था में विभिन्न राज्यों को समान अधिकार दिए जाते हैं, पर विशेष स्थिति में किसी किसी प्रांत को विशेष अधिकार दिए जाते हैं। जब ऐसे देश होता है, कोई बड़ा देश जिसके अंदर ज्यादा विविधता पाई जाती है, तो वो उस विविधता के आधार पर राज्य बना देता है। तो राज्य और केंद्र सरकारों के बीच में बंटवारा होता है, लेकिन इसमें केंद्र सरकार ज्यादा ताकतवर होती है राज्य सरकारों के। अक्सर इस व्यवस्था में विभिन्न राज्यों को समान अधिकार दिए जाते हैं, पर विशेष स्थिति में किसी किसी के जैसे हमारे जैसा बड़ा देश है जिसमें हमने राज्यों को विविधता के आधार पर बांटा है, तो ऐसे मतलब जो 2 या 3 स्वतंत्र राष्ट्र बनाते हैं देश को, तो वहां पर तो राज्यों को समान अधिकार दिए जाते हैं। लेकिन जैसा हमारा देश है, ऐसे में राज्यों को समान अधिकार देने की तो कोशिश की जाती है, पर कुछ को विशेष स्थिति में किसी प्रांत को विशेष अधिकार भी दिए जाते हैं। ये 2 पॉइंट बहुत जरूरी है, मैंने इसलिए दोबारा इस वीडियो में समझाए हैं। ये कैसे जो संघीय शासन व्यवस्था होती है उसको गठन करने के 2 तरीके क्या होते हैं, इनको अपने ढंग से समझना है। मतलब कि पहले मैं 2 या 2 से ज्यादा राष्ट्र देश मिलके देश बनाते हैं, वो अपनी संप्रभुता को साथ लेके आते हैं, लेकिन अपनी पहचान को अलग अलग बनाए रखते हैं और सुरक्षा और खुशहाली बढ़ाने का रास्ता अख्तियार करते हैं। साथ आकर संघ बनाने के उदाहरण क्या हैं, कई देश मिलके जो संयुक्त राज्य अमेरिका बने हैं, ऐसे स्विट्जरलैंड भी कई देशों से मिलकर बना है और ऑस्ट्रेलिया भी। तो इस तरह के जो देश बनते हैं, जो कई स्वतंत्र राष्ट्र मिलकर बनाते हैं, वहां पर प्रांतों को समान अधिकार दिए जाते हैं और केंद्र के मुकाबले जो राज्य होते हैं वो ज्यादा ताकतवर होते हैं। और जो दूसरे तरीके संघ व्यवस्था बनती है, अगर कोई बड़ा देश होता है उसके अंदर आंतरिक विविधता ज्यादा पाई जाती है, तो फिर वो बड़ा देश क्या करता है, अपने विविधता के आधार पर देश को राज्यों में बांट देता है। राज्य और फिर केंद्र सरकार के बीच में सत्ता का बंटवारा होता है। जो ऐसे बड़े देश होते हैं वहां पर केंद्र ज्यादा ताकतवर होता है, राज्यों को समान अधिकार तो दिए जाते हैं, पर कुछ विशेष स्थिति में किसी किसी जो राज्य होता है उसको विशेष अधिकार भी दिए जाते हैं। ये दोनों चीजें बच्चे नहीं, संघीय व्यवस्था को गठन करने के जो 2 तरीके हैं जो मेन महत्वपूर्ण है। अधिकार क्षेत्र ऐसा दायरा है जिस पर किसी का वैधानिक अधिकार हो। अधिकार क्षेत्र क्या होता है, ऐसा दायरा जिसके ऊपर किसी का कानूनी अधिकार हो। यह दायरा भौगोलिक सीमा के अंतर्गत परिभाषित होता है अथवा इसके अंतर्गत कुछ विषयों को भी रखा जा सकता है। ऐसा दायरा जिस पर किसी का वैधानिक अधिकार होता है, सरकार हो या व्यक्ति हो, किसी क्षेत्र के ऊपर कानूनी तौर पर अधिकार होना, अगर कोई उससे छीनता तो वो उसके लिए लड़ाई लड़ सकता है। ये दायरा भौगोलिक सीमा के अंतर्गत परिभाषित होता है अथवा इसके अंतर्गत कुछ विषयों को भी रखा जा सकता है। ये अधिकार क्षेत्र पढ़ लेना। आगे पढ़ते भारत में संघीय व्यवस्था। तो भारत में संघीय व्यवस्था में आपने संघ सूचियां वो करनी है कि ये मेन इसमें हमने संघ, वैसे आपको पढ़ा दिया मैंने। संघ सूची में कौन से विषय हैं, प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार और मुद्रा। इस पे कानून बनाने की ओनली केंद्र को वो है। राज्य सूची में पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि और सिंचाई है। इस पे कानून राज्य सरकार बना सकती है। और संवर्ती सूची में वन, शिक्षा, वन मजदूर, संघ विभाग, गोद लेना और उत्तराधिकार जैसे विषय शामिल है, जिस पर केंद्र और राज्य दोनों बना सकते हैं। लेकिन अगर कानून के लिए दोनों के बीच में कोई टकराव हो जाए तो केंद्र का जो बना हुआ कानून है वो ही मान्य होता है। और संविधान बनाने के बाद कुछ कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर जैसे विषय आए हैं, तो इन विषयों पर जो कानून बनाने का अधिकार होता है वो केंद्र सरकार को होता है। जहाँ और भी बाकी विषय कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर के अलावा भी अगर बाकी बचे विषय हैं तो उनके ऊपर भी केंद्र सरकार, तीनों सूचियों के बाद जो नए विषय आए हैं, जो बाकी बचे विषय रहते हैं, उन पर अधिकार कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को है।
हमने ऊपर देखा कि सबको साथ लेकर ये मैंने आप लोगों को ये चीज़ पढ़ा रखी है, लेकिन ऊपर मैंने मेन चीज़ें आपको बताई हैं। आज हम तीसरी वीडियो में जो पढ़ना था वो पढ़ेंगे आगे, कि संघीय व्यवस्था कैसे चलती है। संघीय व्यवस्था को चलाने के लिए पहला तो जरूरी है कि उसका संविधान में उसकी व्यवस्था की जाए। संघीय व्यवस्था को ढंग से चलाने के लिए क्या होता है, संवैधानिक प्रावधान होना जरूरी है संघीय व्यवस्था का संविधान में। और संघीय व्यवस्था का संविधान में प्रावधान कर देना ही काफ़ी नहीं है। अगर भारत में संघीय व्यवस्था जो कारगर हुई है, इसका जो कारण है वो ओनली संवैधानिक प्रावधान नहीं, देश के अंदर लोकतांत्रिक राजनीति की का चरित्र भी है। जो हमारे देश के अंदर लोकतंत्र, वैसे तो संघीय व्यवस्था को भी सही तरीके से काम करे, इसके लिए संविधान में उसकी व्यवस्था या प्रावधान होना जरूरी है। पर इतना संवैधानिक प्रावधान कर देना ही काफ़ी नहीं है। हमारे भारत के अंदर संवैधानिक प्रावधान के कारण ये कारगर सिद्ध नहीं हुई। हमारे देश की लोकतांत्रिक राजनीति का चरित्र भी है, जिसके कारण हमारे देश में संघीय व्यवस्था सफल हुई है। संघवाद की भावना, विविधता का आदर, मतलब हमारे देश के अंदर एक तो संविधान में व्यवस्था करी गई संघीय व्यवस्था की, एक लोकतांत्रिक ढांचा है हमारे देश का, जिसके कारण संघीय व्यवस्था सफल हुई है। इसी से संघीय व्यवस्था सफल होने के कारण हमारे देश में क्या होता है, सारे लोगों के अंदर संघवाद की भावना आई है और विविधता का आदर करते सारे लोग, एक दूसरे चाहे एक दूसरे से अलग हैं, अलग होकर भी वो एक दूसरे का आदर करते हैं और उनके अंदर संग साथ रहने की इच्छा का हमारे देश में साझा आदर्श जो स्थापित हुआ है। अगर हमारे देश में संघीय व्यवस्था का संविधान में प्रावधान किया गया है और हमारी जो लोकतांत्रिक राजनीति है उसके कारण ये सफल हो पाई है हमारे देश में, और इसी संघीय व्यवस्था के कारण लोगों के अंदर संघवाद की भावना, विविधता का आदर, मतलब वो लोग अलग अलग होकर भी एक दूसरे की संस्कृति धर्म का आदर करते हैं। संग साथ रहने की, अलग अलग होते हुए भी संग साथ रहने की जो इच्छा का हमारे देश में जो साझा आदर्श है वो स्थापित हो पाया है। आइए कुछ प्रमुख बातों पर गौर करें जिनसे पता चलता है कि ये किस तरह काम करती है। कुछ ऐसी बातें देखते हैं जिसके कारण हमारे देश के अंदर संघीय व्यवस्था कामयाब हुई है। भाषाई राज्य है। हमारे देश के अंदर भाषा के आधार पर राज्य बनाए गए हैं। भाषाई राज्य मतलब वो काम देखने हैं। वैसे तो हम कह रहे हैं कि हमारे देश में जो संघीय व्यवस्था है इसलिए कामयाब हुई है क्योंकि हमने संविधान में भी प्रावधान किया है और प्लस हमने हमारे देश के अंदर लोकतंत्र होने के कारण भी ये वो हुई है, सफल हुई है। और इसी के कारण हमारे देश के अंदर संघवाद की भावना, विविधता का आदर और संघ साथ रहने की इच्छा का हमारे देश में साझा आदर्श स्थापित हो पाया है। और ये कैसे सफल हुई है वो बातें देखते हैं, जिन बातों के कारण संघीय व्यवस्था हमारे इंडिया में सफल हुई है। भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन हमारे देश की लोकतांत्रिक राजनीति के लिए, और भाषा के आधार पर राज्य बनाना ये इंडिया में पहली बार हुआ था। जब 1947 में देश आज़ाद हुआ तो उससे पहले कभी भी हमारे देश के अंदर भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन, भाषा के आधार पर प्रांतों का या राज्यों का गठन, ये हमारे लिए, इंडिया के लिए पहली बार था और एक हमारी कठिन परीक्षा हुई थी। भाषा के आधार पर प्रांतों का जो गठन हुआ था, हमारे देश की जो लोकतांत्रिक राजनीति थी उसके लिए ये पहला अनुभव भी था और एक कठिन परीक्षा भी थी। भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन हमारे देश की लोकतांत्रिक राजनीति के लिए पहली और एक कठिन परीक्षा थी। जैसे कोई हम पहली बार काम करते हैं तो उससे पहले हमारे देश में संघवाद वगैरह नहीं था। हमारे देश में पहले रजवाड़े होते थे, देश प्रांतों में नहीं बटा हुआ था। लेकिन जब 1947 में हमारा देश मतलब देश स्वतंत्र हुआ तो हमारे देश के अंदर संघीय व्यवस्था को अपनाया गया। 1947 में लोकतंत्र की राह पर अपनी जीवन यात्रा जब हमने शुरू करी तो उस समय हमने भाषा के आधार पर जो प्रांतों का गठन किया था
वो हमारे देश की लोकतांत्रिक राजनीति के लिए पहला काम भी था। पहली बार किया था हमने भाषा के आधार पर राज्यों का गठन, और हमारे लिए कठिन परीक्षा भी था कि उनका गठन करने के बाद वो सफल हो भी पाता है कि नहीं देश में। उस वक्त से लेकर सन 2019 तक का अगर आप राजनीतिक मानचित्र देखो तो इस अवधि में आए बदलावों को देखकर एक बार की आप अगर 1947 से लेके 2019 तक, 1947 में जब देश की सरकार बनी तब से लेके 2019 तक हमारे देश के अंदर भाषा के आधार पर राज्यों का गठन होने के कारण राजनीतिक मानचित्र में देखोगे तो इतने सालों में 1947 और 2019 के बीच में जो बदलाव हुए हैं उनको देखकर हैरानी। राजनीतिक मानचित्र में भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करने के कारण जो बदलाव हुए हैं उसको देखकर आश्चर्य या होता है या हैरानी होती है। अनेक पुराने प्रांत गायब हो गए, मतलब 1947 से 2019 के बीच में 19 के बीच में अनेक जो पुराने प्रांत थे वो गायब हो गए और कई नए प्रांत बनाए गए। जब हमारा देश आज़ाद हुआ, देश की सरकार बनी, तो इतने 1947 से 2019 के बीच के जो साल हैं उनमें हमने इतने भाषा के आधार पर राज्य बनाए कि मानचित्र में देखेंगे तो बहुत सारे बदलाव देखकर हैरान रह जाएंगे। अनेक पुराने राज्यों को तो हमने खत्म कर दिया और नए प्रांत हमने बनाए भाषा के आधार पर। कई प्रांतों की सीमाएं और क्षेत्र और कईयों को हमने बिल्कुल खत्म कर दिया, कई नए बनाए और कई जो पुराने थे उनकी सीमाएं, क्षेत्र और नाम बदल दिए। नए प्रांत थे जो जो पुराने प्रांत थे उनको हमने खत्म कर दिया। कई भाषा के आधार पर राज्य बनाने के कारण हमने कई पुराने प्रांत थे उनको हमने खत्म कर दिया और कईयों नयों को बना लिया और कई नए जो पुराने प्रांत थे, जो कई पुराने प्रांत थे उनकी हमने सीमाएं, क्षेत्र और नाम बदल दिए। तो ये भाषाई राज्य बनने के कारण हुआ कि हमारे देश के मानचित्र में देखते तो बहुत सारी चेंजेज हुई हैं, मतलब राज्यों की बाउंड्रीज बदली हैं, जहाँ कई राज्य खत्म हो गए, कई नए राज्य बन गए, जहाँ पुराने राज्यों की सीमाएं, क्षेत्र बदलकर हमने उनके नाम बदल दिए। नए राज्यों को बनाने के लिए 1950 के दशक में भारत के कई पुराने राज्यों की सीमाएं बदली। नए राज्य बनाने के लिए हमने 1950 में हमारे कई जो पुराने राज्य थे उनकी सीमाएं बदल दी। पहले तो हमने पढ़ा पुराने हमने कई खत्म कर दिए, नए बनाए और कई पुराने का हमने क्षेत्र, सीमाएं और नाम बदले और कई नए राज्यों को बनाने के लिए 1950 में का जो दशक था उसमें हमने भारत के कई पुराने राज्यों की सीमाएं बदली। नए राज्य को बनाने के लिए 1950 में हमने कई पुराने राज्यों की सीमाएं बदली, कई पुराने राज्य बदल दिए। भाषा के आधार पर बनाने के लिए हमने कई नए राज्य बना लिए, कई पुराने खत्म कर दिए, कई नए बना लिए और कई पुरानों की सीमाएं, क्षेत्र और नाम बदले और फिर कई नए राज्यों को बनाने के लिए 1950 में हमने पुराने राज्यों की सीमाएं भी बदली। ये चार चीजें हुई, चार काम करे, पुराने राज्यों को खत्म करे, नए राज्य बना दिए और कई पुराने राज्यों की सीमाएं, क्षेत्र और नाम बदल दिए और कई नए राज्य बनाने के लिए हमने 1950 में पुराने राज्यों की सीमाएं बदली। ऐसा ये सुनिश्चित करने के लिए किया गया कि एक भाषा बोलने वाले लोग एक राज्य में आ जाए। मतलब हमने अगर नए राज्य बनाने के लिए पुराने राज्यों की सीमाएं बदली तो हमने ऐसा इसलिए करा कि एक भाषा बोलने वाले लोग एक राज्य में आ जाएं। अगर हमने नए राज्यों को बनाने के लिए 1950 के दशक में पुराने राज्यों की सीमाएं बदली तो हमने ऐसा इसलिए करा ताकि एक भाषा बोलने वाले लोग एक राज्य में आ जाएं। इसके बाद कुछ अन्य राज्यों का गठन भाषा के आधार पर नहीं हुआ, मतलब 1950 तक हमने करा, लेकिन इसके बाद कुछ अन्य राज्यों का गठन भाषा के आधार पर, कुछ राज्यों का तो भाषा के आधार पर गठन हुआ है, लेकिन उसके बाद कई अन्य जो राज्य हैं उनका जो गठन है, जो राज्य बनाए गए हैं उनको भाषा के आधार पर न बनाकर हमने संस्कृति, भूगोल अथवा जातीयताओं की विभिन्नता को रेखांकित किया। कुछ राज्यों को हमने संस्कृति, भूगोल और जातीयता की विभिन्नताओं को रेखांकित करते हुए बनाया है और उन्हें आदर देने के लिए भी ऐसा हमने उन्हें आदर देने के लिए भी किया है। इनमें नागालैंड, उत्तराखंड और झारखंड है।
ये कौन कौन से, मतलब हमने कुछ राज्यों को तो भाषा के आधार पर खत्म कर दिया, कई नए बनाए, कई पुराणों के क्षेत्र नाम और सीमा बदल दी। और फिर 1950 में हमने कई राज्य बनाने के लिए पुराने से राज्यों की सीमाएं इसलिए बदली ताकि एक ही भाषा बोलने वाले लोग एक ही राज्य में आ जाएं। लेकिन उसके बाद हमने अन्य कई राज्यों का जो गठन है वो भाषा के आधार पर न करके संस्कृति, भूगोल, जातीयता की विभिन्नता को रेखांकित करते हुए गठन किया। हमने ऐसा इसलिए भी करा ताकि उनको आदर देने के लिए भी किया गया। और जिन जिन राज्यों का हमने जो गठन है वो संस्कृति, भूगोल भूगोल और जातीयता की विभिन्नता को रेखांकित करते हुए किया, वो है नागालैंड, उत्तराखंड और झारखंड जैसे राज्य हैं। ये याद रखना है अपने कि पहले हमने भाषा के आधार पर किया, फिर भाषा के आधार पर ना करके कुछ राज्यों का गठन हमने संस्कृति, भूगोल अथवा जातीयता की विभिन्नताओं को रेखांकित करने के लिए किया। वो कौन से राज्य? नागालैंड, उत्तराखंड और झारखंड। जब एक भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की बात उठी तो कई जब हमने मतलब हमने कर दिया था उस टाइम, लेकिन हमारे लिए इसलिए तो कहा कि पहली बार कर रहे थे ये काम और कठिन परीक्षा भी थी। तो जो भाषा के आधार पर हमने राज्यों का गठन किया, जब एक भाषा के आधार पर हमने राज्यों के गठन की बात की, जब उठाई, तो कई जो राष्ट्रीय नेता थे वो डर रहे थे कहीं हमारा देश टूट ना जाए। इसमें यही चीज है कि कुछ राज्यों का गठन हमने भाषा के आधार पर किया, कईयों का हमने गठन संस्कृति, भूगोल और जातीयता की विभिन्नता को रेखांकित करते हुए उनका गठन किया ताकि उनको आदर दिया जा सके। और ये थे नागालैंड, उत्तराखंड और झारखंड। लेकिन कुछ जब हमने कुछ राज्यों का गठन भाषा के आधार पर करने की बात करी तो कुछ जो राष्ट्रीय नेता थे वो डर रहे थे कि कहीं हमारा देश टूट ना जाए। लेकिन केंद्र सरकार ने इसी के चलते राज्यों का पुनर्गठन कुछ समय के लिए टाल दिया। मतलब जब कुछ राष्ट्रीय नेता ये कह रहे थे कि अगर हमने भाषा के आधार पर गठन किया तो देश टूट जाएगा, तो केंद्र सरकार ने डरते हुए मतलब इस जो भाषा के आधार पर गठन करना था राज्य का उसको टाल भी दिया था ताकि मतलब देश टूटे ना। पर हमारा अनुभव बताता है कि लेकिन थोड़ी देर तो हमारी केंद्र सरकार ने भाषा के आधार पर जो गठन करना था राज्य का वो टाल दिया, लेकिन बाद में किया गया था और उसका अनुभव भी अच्छा मिला था कि भाषा वर राज्य बनाने से भी भाषा के आधार पर राज्य बनाने से देश टूटा नहीं। जो हमारे राष्ट्रीय नेताओं की चिंता क्या थी कि हम भाषा के आधार पर राज्य बना देंगे तो क्या होगा, हमारा देश टूट सकता है। लेकिन जब मतलब थोड़ी देर केंद्र सरकार डरती हुई उसने गठन किया भी नहीं था भाषा के आधार पर, लेकिन बाद में हमें जब हमने करके देखा तो हमें पता चला कि भाषा के आधार पर राज्य बनाने से देश में ज़्यादा एकता आई और देश मजबूत हुआ। समझ आ गई भाई बच्चों? इसमें क्या है कि हमारे देश में जब आज़ाद हुआ भारत तो 1947 में हमने लोकतंत्र को अपनाते हुए संघीय व्यवस्था बनाई थी। संघीय व्यवस्था का गठन हमारे लिए पहली बार हम कर रहे थे संघीय व्यवस्था का, और कठिन परीक्षा थी। 1947 से 2019 तक हमने भारत के अंदर जो राज्य बनाए वो भाषा के आधार पर राज्य बनाए, जिसके कारण अगर इस समय का हम राजनीतिक मानचित्र देखते तो उसमें बहुत सारे बदलाव हुए जिनको देख के हैरानी होती है। हमने भाषा के आधार पर राज्यों को बनाने के लिए कई पुराने राज्य खत्म भी किए, नए राज्य भी बनाए और कई पुराने राज्यों की सीमाएं, क्षेत्र और नाम भी बदले। और 1950 में तो हमने कई पुराने राज्य बनाने के लिए नए राज्य बनाने के लिए हमने पुराने राज्यों की सीमाएं भी बदली। 1950 में नए राज्य बनाने के लिए 1950 में हमने पुराने राज्यों की सीमाएं बदली। हमने नए राज्य बनाने के लिए पुराने राज्यों की सीमाएं इसीलिए बदली ताकि वो एक भाषा बोलने वाले लोग एक राज्य में आ जाएं। लेकिन इसके बाद हमने जो भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं किया। फिर हमने क्या करा, संस्कृति, भूगोल अथवा जातीयताओं की विभिन्नता को रेखांकित करते हुए नागालैंड, उत्तराखंड और झारखंड जैसे राज्यों का गठन किया ताकि उनको ऐसा इसलिए किया कि उनको आदर मिल सके। और लेकिन जब हम भाषा के आधार पर राज्य बना रहे थे तो हमारे जो राष्ट्रीय नेता थे, मेन देश के नेता थे, वो सोच रहे थे अगर भाषा के आधार पर राज्य बनाएंगे तो देश टूट जाएगा।
इस बात से डरते हुए काफी देर केंद्र सरकार ने भाषा के आधार पर राज्य नहीं बनाए थे, लेकिन बाद में जब हमने बना लिए तो उसके बाद हमें क्या अनुभव मिला कि भाषा के आधार पर राज्य बनाने से हमारा देश था जो उसमें ज़्यादा एकता आई और ज़्यादा मजबूत हुआ देश। इससे प्रशासन भी पहले की अपेक्षा कहीं ज़्यादा और भाषा के आधार पर राज्य बनाने से हमारे देश की एकता बढ़ी, देश मजबूत हुआ और जो शासन चलाना भी सुविधाजनक हो गया। मतलब देश को चलाना भी सुविधाजनक हो गया, आसानी से चलाना मतलब आसान हो गया देश को चलाना, देश के प्रशासन को चलाना, शासन को चलाना आसान हो गया। आगे बढ़ते हैं हम। भाषा नीति। भाषा नीति भारत के संघीय ढांचे की दूसरी परीक्षा भाषा नीति को लेकर हुई है। भारत के संघीय ढांचा की पहले तो हमें भाषा के आधार पर जो एक तो संघीय व्यवस्था पहली बार अपनाई थी, ये भी परीक्षा थी। लेकिन दूसरा संघीय ढांचे की दूसरी परीक्षा क्या थी, हमारे संघीय ढांचे में एक तो भाषा के आधार पर राज्य बनाना भी कठिन था हमारे लिए और मुश्किल लग रहा था, कहीं देश ना टूट। अब भाषा नीति क्या थी, ये भी हमारे संघीय ढांचे की पहली परीक्षा थी, भाषा के आधार पर राज्य बनाना। हमारी दूसरी परीक्षा थी भाषा नीति। संघीय ढांचे की पहली प्रॉब्लम थी भाषा के आधार पर राज्य बनाना और संघीय ढांचे की दूसरी परीक्षा क्या थी, भाषा नीति को लेकर। हमारे संविधान में किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा, हमारे संविधान में किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा नहीं बनाया गया, हिंदी को राजभाषा बनाया गया। ये चीज याद रखना, हमारे देश में किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा नहीं बनाया गया, राजभाषा बनाया गया हिंदी को। हिंदी सिर्फ 40% भारतीयों की मातृभाषा। हमारे देश में 40% लोग हिंदी भाषा बोलते हैं, इसलिए अन्य भाषाओं के संरक्षण के अनेक दूसरे उपाय किए गए। हमारे देश में 40% लोग हिंदी बोलते हैं, लेकिन दूसरी भाषाएं हैं जो उनके संरक्षण के लिए कुछ दूसरे उपाय किए गए। संविधान में हिंदी के अलावा अन्य 21 भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया। हिंदी को तो राजभाषा बना दिया गया। हिंदी को मतलब हमारी संघीय ढांचे के लिए दूसरी चुनौती क्या थी, भाषा नीति। हमारे देश में किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा नहीं दिया गया दर्जा राष्ट्रभाषा का। हिंदी को जो कि 40% लोग बोलते हैं इंडिया में, उसको राजभाषा का दर्जा दिया गया। तो हिंदी के अलावा इसका मतलब 40% हिंदी हमारे में इंडिया में बोली जाती है, इसका मतलब 60% लोग कोई अन्य भाषाएं बोलते हैं। तो अन्य भाषाओं को संरक्षण देने के लिए कुछ और उपाय किए गए। संविधान में हिंदी के अलावा अन्य 21 भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया। भारत में हिंदी के अलावा अन्य 21 भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है। केंद्र सरकार को किसी पद का उम्मीदवार इनमें से किसी भाषा में परीक्षा दे सकता है। केंद्र सरकार के किसी पद का उम्मीदवार इनमें से किसी मतलब हिंदी 40% लोग बोलते हैं, लेकिन इसको राजभाषा बना दिया। लेकिन देश के अंदर इसका मतलब 60% लोग अन्य भाषाएं बोलते हैं। तो अन्य भाषाओं को क्या करा गया, संरक्षण देने के लिए, अन्य भाषाओं को संरक्षण देने के लिए हमारे देश के अंदर 21 भाषाओं को, बाकी 21 भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया। 21 भाषाओं को, जो अन्य भाषाएं 60% लोग बोलते हैं, उन 21 भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया, उनको अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया। केंद्र सरकार के किसी पद का उम्मीदवार इनमें से किसी भी, अगर केंद्र सरकार के पद के लिए यानी कि कोई पोस्ट केंद्र सरकार की निकलती है, पद का उम्मीदवार इनमें से किसी भी भाषा में परीक्षा दे सकता है। हमारे सेंट्रल सरकार या केंद्रीय सरकार के पद के उम्मीदवार का अगर कोई परीक्षा होती है, सरकार के किसी पद के उम्मीदवार के लिए मतलब सरकार के किसी पद के लिए कोई उम्मीदवार आवेदन करता है, तो वो इन 21 भाषाओं में से किसी भी भाषा में परीक्षा दे सकता है, बशर्ते उम्मीदवार इसको विकल्प
विकल्प में, लेकिन उसको जिसने भी देनी होती है इनमें से किसी भी की भाषाओं में से चुनना होता है। तो लेकिन जब वो आवेदन करता है, यानी कि अप्लाई करता है, एप्लीकेशन फॉर्म भरता है, तो उसको उस टाइम वो भाषा चुननी होती है कि 21 भाषाओं में से कोई भाषा वो चुन सकता है। राज्यों का अपना अधिकांश काम अपनी राजभाषा में ही होता है। जो राज्य होते हैं उनका जो ज़्यादातर अधिकतर जो काम होता है वो अपनी राजभाषा में ही होता है, कोई बंदिश नहीं है। हमारे देश के अंदर संघीय ढांचे की दूसरी परीक्षा भाषा नीति थी। मतलब हमारे संविधान में किसी भी भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा नहीं दिया गया। हिंदी भाषा जो 40% भारतीय लोग बोलते हैं उसको राजभाषा का दर्जा दिया गया। इसका मतलब 60% लोग अन्य भाषाएं बोलते हैं। उन अन्य भाषाओं को संरक्षण देने के लिए वो 21 भाषाएं हैं जो अन्य भाषाएं हैं, उनको अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया। और केंद्र सरकार के किसी पद के लिए अगर कोई व्यक्ति आवेदन करता है, परीक्षा देता है, तो वो इन 21 भाषाओं में से किसी भी भाषा में परीक्षा दे सकता है। लेकिन उसको अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरते हुए या निवेदन करते हुए जब वो उस परीक्षा के लिए अपना आवेदन करता है, तो उसमें उस विकल्प या ऑप्शन इन 21 भाषाओं में से किसी भाषा को उसको चुनना होता है। राज्य होते हैं उनका अधिकांश काम या अधिकतर काम अपनी राजभाषा में ही होता है। श्रीलंका के ठीक उल्टा हमारे देश के नेताओं ने हिंदी के उपयोग को बढ़ावा देने के मामले में बहुत सावधानी भरा व्यवहार किया है। श्रीलंका के उलट, ठीक उलट हमारे देश के नेताओं ने, जो हमारे देश के नेता है, उन लोगों ने हमारे देश की राजभाषा हिंदी को के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए बहुत सावधानी भरा व्यवहार किया है। सावधानी भरा व्यवहार किया है। संविधान के अनुसार सरकारी कामकाज की भाषा के तौर पर अंग्रेजी का प्रयोग 1965 तक बंद हो जाना चाहिए था। मतलब कि हमारा श्रीलंका के उल्ट हमारे देश के जो नेता हैं उन्होंने हिंदी के उपयोग को बढ़ावा देने के मामले में बहुत सावधानी भरा व्यवहार अपनाया है। संविधान के अनुसार सरकारी कामकाज की भाषा के तौर पर अंग्रेजी का प्रयोग 1965 में बंद हो जाना चाहिए था, पर अनेक अनेक गैर हिंदी भाषी प्रदेशों ने मांग की कि अंग्रेजी का उपयोग जारी रखा जाए। मतलब हमारे देश के जो नेता है मेन, उन्होंने कहा कि उन्होंने कोशिश करी है कि हमारे देश में हिंदी का उपयोग को बढ़ावा मिले, और इसके लिए उन्होंने सावधानी भरा व्यवहार किया है। और मतलब हमारे संविधान के अनुसार सरकारी कामकाज था वो 1965 तक जो अंग्रेजी में होता था वो बंद हो जाना चाहिए। लेकिन जिन राज्यों में हिंदी भाषा नहीं बोली जाती उन राज्यों ने मांग करी के जो अंग्रेजी में जो सरकारी काम होता है, सरकारी कामकाज होता है, वो जारी रहना चाहिए। मतलब हमारे देश के नेताओं ने हिंदी को बढ़ावा देने के लिए सावधानी भरा व्यवहार किया है। संविधान के अनुसार जो भी कामकाज, सरकारी कामकाज अंग्रेजी भाषा में 1965 पहले होता था वो 1965 तक बंद हो जाना चाहिए था। लेकिन कुछ ऐसे राज्य जहाँ पर हिंदी नहीं बोली जाती, उन राज्यों ने ये मांग रखी कि अंग्रेजी में जो सरकारी काम होता है वो जारी रहना चाहिए। तमिलनाडु में तो इस मांग ने उग्र रूप भी लिया था। तमिलनाडु में तो अंग्रेजी में ही सरकारी काम होना चाहिए। इसके लिए वहाँ के लोग उग्र हो गए थे, जिनके गुस्से में आ गए थे। केंद्र सरकार ने हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी को राजकीय कामों में प्रयोग की अनुमति देकर इस बार फिर केंद्र जब ज़्यादा विवाद बढ़ गया तमिलनाडु में, तो केंद्र सरकार ने हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी को भी राजकीय कामों में प्रयोग की अनुमति देकर इस विवाद को सुलझाया था। हमारे देश में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए संविधान में ये प्रावधान कर दिया था कि 1965 तक जो सरकारी कामकाज अंग्रेजी में होता वो बंद हो जाना चाहिए। लेकिन जो गैर हिंदी थे राज्य थे, जिन राज्यों में हिंदी नहीं बोली जाती थी, उन्होंने मांग रखी कि अंग्रेजी में ही सरकारी काम जो पहले होता आ रहा था वो अब भी होता रहना चाहिए। तो तमिलनाडु में तो इस मांग ने उग्र रूप, यानी कि वहाँ लड़ाई झगड़ा
हो गया था कि अंग्रेजी में ही सरकारी कामकाज होना चाहिए। इस मांग को लेकर फिर केंद्र सरकार ने हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी को भी राजकीय कामों के उपयोग की अनुमति देकर, फिर जो केंद्र सरकार था हिंदी के साथ साथ उसने राज्यों को ये भी अनुमति दे दी कि अंग्रेजी में भी कामकाज सरकारी कामकाज हो सकता है। और इस तरीके से इस विवाद को सुलझाया था केंद्र सरकार ने भी। पहले तो अंग्रेजी में सरकारी कामकाज 1965 में बंद करने जा रहे थे, लेकिन जब जिन राज्यों में हिंदी नहीं बोली जाती थी तो उन्होंने क्या मांग करी कि अंग्रेजी में जो सरकारी काम का जो होता था वो जारी रहना चाहिए। तमिलनाडु के लोग तो बहुत गुस्से में आ गए थे इस मांग को लेकर। फिर केंद्र सरकार ने हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी में भी कामकाज करने की, सरकारी कामकाज को करने की आज्ञा देकर इस विवाद को निपटाया था। अनेक लोगों का मानना था कि इस समाधान से अंग्रेजी भाषी अभिजन को लाभ पहुंचेगा। राजभाषा के रूप में हिंदी को बढ़ावा देने की भारत सरकार की नीति बनी हुई है, पर बढ़ावा देने का मतलब यह नहीं कि केंद्र सरकार उन राज्यों पर भी हिंदी को थोप सकती है जहाँ लोग कोई और भाषा बोलते हैं। भारतीय राजनेताओं ने इस मामले में जो लचीला रुख अपनाया है उसी से हम श्रीलंका जैसी स्थिति में पहुंचने से बच गए, क्योंकि वहां तो गृह युद्ध हो गया था। मतलब हमारे देश की सरकार ने जो लड़ाई झगड़ा हो रहा था उसको बंद कर दिया। अभी दोनों भाषाओं में ही सरकारी काम हो सकता है, इसकी अनुमति दे दी और जो विवाद था वो खत्म हो गया। अनेक लोगों का मानना था कि इस समाधान से अंग्रेजी भाषी अभिजन को लाभ पहुंचा, और कई लोगों का ये मानना था कि जो अंग्रेजी में काम करने की अनुमति मिल गई है उससे जो अंग्रेजी भाषी लोग हैं उनको कोई लाभ पहुंचेगा। राजभाषा के रूप में हिंदी को बढ़ावा देने की भारत सरकार की नीति बनी हुई है। हमारे देश के अंदर हमारी हिंदी राजभाषा को बढ़ावा देने की भारत सरकार की नीति बनी हुई है, पर इसका मतलब यही नहीं है कि जिन राज्यों में ये हिंदी बोली नहीं जाती वहाँ हिंदी थोप सकती है। मतलब हमारे देश के अंदर राजभाषा को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की नीति बनी हुई है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि केंद्र सरकार उन राज्यों पर हिंदी को थोप दे जिन पर हिंदी नहीं बोली जाती। भारतीय राजनेताओं ने इस मामले में जो मतलब भाषा के मामले में भारतीय नेताओं ने जो लचीला रुख अपनाया है उसके कारण मतलब दोनों भाषाओं में काम कर सकते हैं। ये जो रुख अपनाया है इसके कारण हम श्रीलंका के गृह युद्ध वाली स्थिति से बच गए। अब ये आप लोग पढ़ लेना। हमारे देश के नेताओं ने समझदारी दिखाई कि हमारी जो राजभाषा है उसको हर राज्य के लिए कंपलसरी नहीं करा और सारे राज्यों को अनुमति दे दी कि वो जिस भी भाषा में काम करना चाहे, सरकारी काम करना चाहे कर सकते हैं, जिसके कारण हम श्रीलंका जैसी गृह युद्ध वाली स्थिति में जाने से बच गए। अब गठबंधन का मीनिंग भी गठबंधन सरकार, एक से ज़्यादा राजनीतिक पार्टियों द्वारा साथ मिलकर बनाई गई सरकार को गठबंधन सरकार कहते हैं। एक से ज़्यादा राजनीतिक पार्टी द्वारा मिलकर बनाई गई सरकार को गठबंधन सरकार कहते हैं। आमतौर पर गठबंधन में शामिल दल एक राजनीतिक गठजोड़ करते हैं और एक साझा कार्यक्रम से, या आप यहाँ तक भी लिख सकते हो बस ओनली ये गठबंधन वाला, आप इतना मीनिंग भी लिख सकते हो। और अगला टॉपिक हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे।